हेलो गाइस, होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और जैसा कि आपको पता है कि अभी NIACL ने 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली है। और जो भी बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सैलरी वाइज भी काफ़ी अच्छी है NIACL। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अभी NIACL ने भी वैकेंसी निकाली है, IBPS का भी चल रहा है PO के लिए, तो दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। तो एक छोटा सा कंपैरिजन किया है हमने दोनों में ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैलरी से। देखिए, सैलरी तो मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है किसी भी जॉब के लिए। तो दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं कि सैलरी दोनों में कैसी है। ये आप सामने देख रहे होगे, ये अगस्त मंथ की यानी कि इसी महीने की सैलरी स्लिप है PNB की। ही इज़ एन MT, मैनेजमेंट ट्रेनी है ये व्यक्ति। और इसकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी 61,665.35। हालांकि एक चीज़ गौर करने वाली है, जो बेसिक सैलरी लिखा हुआ है 40,470, ये 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद है। जो नॉर्मली स्टार्टिंग सैलरी रहती है PO और MT की, अभी वेज रिवीजन हुआ है तो उसके हिसाब से उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 36,000 है। लेकिन ये जिस व्यक्ति की है, मेरा दोस्त है वो, उसके 3 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। इस वजह से उसकी बेसिक 40,470 है और सारी चीज़ें उसी के ऊपर ही कैलकुलेट करी गई हैं। तो बेसिक पे 40,470, डियरनेस अलाउंस आपका 11,246, लर्निंग लोकेशन अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको एज अ सैलरी मिलती हैं। और ये कुछ डिडक्शंस भी हैं। फर्नीचर रिकवरी, आपको मालूम हो कि बैंक वगैरह में अगर आप लगते हैं तो आप स्टार्टिंग में 1,75,000 तक का फर्नीचर वगैरह आप परचेज़ कर सकते हो, जिसकी रिकवरी होती रहती है थोड़ी थोड़ी करके। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, इसमें HRA इंक्लूडेड नहीं है। ये जो आप अर्निंग डिटेल्स देख रहे हैं, इसमें HRA इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक के लीज़ ले रखा है इस व्यक्ति ने। इसका मतलब जैसे बैंक रहने के लिए पैसा देता है, जैसे स्केल 1 ऑफिसर को जो टायर 3 सिटीज़ हैं उसमें 7,500 रुपये देता है। तो इन्होंने शायद लीज़ रेंट ले रखा है, इस वजह से इनको HRA नहीं मिल रहा है। HRA मिलता भी तो ज़्यादा नहीं रहता, मेरे ख्याल से 3,000 या 3,500 रहता। तो बेटर है कि आप लीज़ पे रह के रहो, और पोस्टिंग बाहर ही रहती है तो लीज़ लेना बेटर रहता है। तो इसमें HRA इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये 3,000 कम हो गई। लेकिन वो आपका लीज़ में बढ़ जाएगा, क्योंकि 7,500 रुपये आपको लीज़ का मिलता है। प्रोफेशन टैक्स ये हर जगह कटता है। प्रोविडेंट फंड एक्चुअली नहीं रहता है, ये NPS रहता है। NPS में इतना पैसा कटता है। TDS कटा है, इनकम टैक्स कटा है। यूनियन, आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो अक्सर वहाँ यूनियन रहती है, तो यूनियन में पैसा कटा है। और फिर ये वॉलंटरी कोविड कंट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें भी 900 रुपये कटा हुआ है। तो जो ग्रॉस सैलरी बनी वो 62 मान लीजिए, 62,000 है। और आफ्टर ऑल द डिडक्शन इन हैंड सैलरी इज़ गेटिंग एज 51,255। 51,200 रुपये सैलरी इन हैंड मिल रही है। हालांकि ये 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद है। अगर आप नए नए ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए ये आपका 36,000 रहेगा, ना कि 40,470। तो उसी के रेशियो के हिसाब से आपका ये भी, और ये स्पेशल अलाउंस और ये डियरनेस अलाउंस, ये दोनों सेम रहेगा। ये सेकंड नंबर और फिफ्थ नंबर ये भी उसी हिसाब से आपका वेरी करेगा। लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि आप HRA ले लेंगे, तो मान के चलिए कि आपकी सैलरी 61,000 बनेगी अगर आप HRA लेते हैं। क्योंकि HRA आप लेंगे तो आपको HRA जो है ना वो 36,000 यहाँ पे आ जाएगा और HRA 3,000 आ जाएगा, तो हिसाब बराबर आ जाएगा आपका। तो ये मान के चलिए अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं बैंक को, या एज ए PO और MT, तो आपको करीब 51,000 या 50 से 52,000 के बीच में आपकी सैलरी आएगी आफ्टर रिडक्शन ऑल द थिंग्स। हालांकि SBI के केस में ऐसा नहीं है, ये बाकी जो PSUs हैं उनके केस में ऐसा है। SBI में सैलरी ज़्यादा आती है, क्योंकि SBI जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एडिशनली 4 इंक्रीमेंट देता है, तो इस वजह से उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। और SBI बाकी बैंकों से ज़्यादा सैलरी भी देता है, बेनिफिट भी देता है और वर्कलोड भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑन एन एवरेज आप 50 से 52,000 मान सकते हैं अगर आप एज अ PO और MT ज्वाइन करते हैं इन एन IBPS बैंक, जो PSUs बैंक रहते हैं। अब देखते हैं ज़रा NIACL का। देखिए, NIACL का बेसिक पे अभी की डेट में 32,795 है। 32,795 रुपये उनका बेसिक पे है। और जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी जाके इस बेसिक पे
वो 64,133 रुपये बनेगी जाके, कुछ एडिशनल बेनिफिट रहते हैं। तो ये सब है, आपका इतना सैलरी बनेगा जाके। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिवीजन के लिए ड्यू है, 2017 से रिवीजन के लिए ड्यू है। अभी LIC का रिवीजन हुआ है, तो LIC के ही बेस पे बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी चलती हैं, LIC को फॉलो करती हैं। तो LIC का जो ग्रेड पे रिवाइज़ हुआ है वो हुआ 53,600 रुपये, आप देख रहे हैं 53,600 रुपये। NIACL का भी रिव्यू होगा और उनकी ग्रॉस पे भी इतनी ही जाएगी, बेसिक पे भी इतनी ही जाएगी जितनी LIC की गई है, यानी कि 53,600 रुपये। और 53,600 रुपये जब इनकी बेसिक पे जाएगी तो ये मान के चलिए कि जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी जाके 84,412। पिछले महीने की LIC की एक व्यक्ति की मैं सैलरी बता रहा हूँ, उनकी सैलरी इतनी बनी थी। हालांकि उन्होंने सैलरी स्लिप तो मुझे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रॉस सैलरी मुझे बताई। ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बनेगी जाके 84,412। इसमें हालांकि इसके बाद NPS डिडक्शन और इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन ये ग्रॉस सैलरी है। और अगर इन सब डिडक्शन होते भी हैं तो भी ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी अराउंड 70 से ऊपर ही रहेगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। और भी कई सारे बेनिफिट रहते हैं इंश्योरेंस में, बैंकिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि NIACL में अभी जब रिवीजन होगा तो आपकी सैलरी इतनी रहेगी। आप अगर अभी ज्वाइन भी करते हैं NIACL और कुछ समय बाद रिवीजन होता है तो आपको ये एज अ एरियर जो एक्स्ट्रा सैलरी रहेगी वो एज एन एरियर मिलेगी आपको। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, कोई भी नुकसान नहीं है इसमें। इनफैक्ट अगर बात की जाए ना तो जो बैंक का स्केल 3 रहता है ना, उसकी सैलरी इक्विवेलेंट आ गई है LIC या फिर इंश्योरेंस कंपनी के स्केल 1 की। इतना ज़्यादा इफेक्ट आ गया। आप ये देखिए, बैंक का स्केल 3 की सैलरी भी इतनी बनेगी जाके जितनी स्केल 1 की बन रही है इंश्योरेंस कंपनियों में। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियों में जॉब करना एज अ मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है रादर देन बैंक। अगर आप स्केल 1 है इंश्योरेंस कंपनी में और स्केल 3 है बैंक में तो बराबर है साहब। तो इससे बेहतर है कि हम इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करें। और फिर दूसरी चीज़ देखते हैं सैलरी के बाद, ग्रोथ। जो बैंकिंग ग्रोथ रहती है, अगर आप देखिए आप एज ए स्केल 1 ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, DGM, जनरल मैनेजर, ED और CMD। और इनफैक्ट जो CEs वगैरह रहते हैं, जो CEO वगैरह रहते हैं, इनफैक्ट जो चेयरमैन वगैरह रहते हैं PSU बैंक के, वो जनरली जो है ना PO से ही गए हुए होते हैं या फिर MT से ही गए हुए होते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ की बैंक में, ऐसा नहीं है। और ये मान के चलिए आप शुरू के जो 3-4 लेवल हैं, ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, इसमें आपको नॉर्मली ये मान के चलिए 3 से 4 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाना है। तो मतलब आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेना ना लेना प्रमोशन आपके ऊपर है। SBI में तो 2 साल बाद आप एज अ PO ज्वाइन करेंगे, 2 साल बाद एक एग्ज़ाम होता है, अगर वो आप क्लियर करते हैं तो आप कंफर्म भी रहते हैं और उसके बाद आप स्केल 2 भी हो जाते हैं। बाकी बैंकों में भी यही है, 2.5 से 3 साल में हो जाता है। तो प्रमोशन जो है ना वो कंपैरेटिवली फास्टर है बैंकिंग में, आप ऊपर जा सकते हैं। हालांकि चीफ मैनेजर तक आप आराम से जा सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका पिछला परफॉर्मेंस और अगर आपकी अच्छी लाइजन है लोगों के साथ तो आप और अच्छे से ऊपर जा सकते हैं और टॉप लेवल तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप एज एन एट अ अर्ली एज ज्वाइन करते हैं तो आप टॉप लेवल पर भी जा सकते हैं। अब ग्रोथ बात करते हैं NIACL में। इसमें आप एज ए AO ज्वाइन करते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, DGM, जनरल मैनेजर, CMD, अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। अगर आप रीजनल ऑफिस में पोस्टेड होते हैं तो अलग नाम डिवीज़न रहेगी आपकी डेजिग्नेशन, और अगर आप एज अ ब्रांच पोस्टेड रहते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन अलग रहती है। हालांकि प्रमोशन इसमें भी फास्ट होता है एक समय तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्टैग्नेशन आता है, थोड़ा सा धीमा ग्रोथ रहता है। देखिए बैंकों का जो वर्किंग है ना वो बहुत वास्ट है, उनकी ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं, उनको लोग भी ज़्यादा चाहिए। इस वजह से प्रमोशन कंपैरेटिवली फास्टर रहता है बैंक में रादर देन द इंश्योरेंस कंपनीज़। कुछ समय तक दोनों में हो सकता है बराबर रहे कि शुरू के 2-3 लेवल, लेकिन उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आता है, थोड़ा सा धीमा होता है थोड़ा सा धीमा होता है, लेकिन बैंकों में थोड़ा सा फास्टर रहता है कंपैरेटिवली। तो अगर प्रमोशनल और आप नए नए चैलेंजेस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस का कोई इतना शौकीन नहीं होता। शौकीन होते हैं लोग सैलरी वगैरह के, तो उसमें हमेशा इंश्योरेंस कंपनियां आगे रहती हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी जो LIC का सेटलमेंट हुआ उसके हिसाब से उनके 5 डेज़ वर्किंग भी हो गई। बैंक वाले तो बहुत समय से 5 डेज़ वर्किंग की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड पूरी होती तो नहीं दिख रही है। और LIC को तो बगैर डिमांड करे ही मिल गया, कोई स्ट्राइक वगैरह भी नहीं करी, बैंक वालों ने तो बहुत स्ट्राइक करी। तो इंश्योरेंस कंपैरेटिवली बेटर है बैंक से। एक सेक्शन और देख लेते हैं हम लोग वर्कलोड का।
देखिए इसमें कुछ भी बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें जो जो लाइन लिखी हुई ना, बैंक विन फ्रॉम एनी जॉब इन दिस एरिया, आप कोई भी जॉब उठा के ले आओ, कोई भी जॉब, बैंक वाले इस काम में हमेशा आगे रहेंगे। वर्कलोड तो इतना ज़्यादा है कि मतलब कमर टूट चुकी है। जब से एक तो जब से नई गवर्नमेंट आई है तब से आपको मालूम ही है कि सारा काम बैंक लोड पे आता जा रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ या फिर जनधन खाते हुए हैं, और स्टाफ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो आपको ये मान के चलिए, अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर भी रहता है और वो पीओन कम ऑफिसर भी रहता है। आपको सारे काम करने होंगे। इनफैक्ट आपको एक आदमी की जगह पर अपना तीन तीन जगह लोगों का काम करना रहेगा। प्लस बैंकों में काम इसलिए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक वाले अपने काम की बजाय और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हुई, उनका काम है इंश्योरेंस करना, लेकिन बैंक का क्या काम है? बैंक का बैंकिंग का काम तो अलग है, उसके बाद इंश्योरेंस भी करना है उनको, उनको म्यूचुअल फंड भी करना है, उनको लोन भी करने हैं, उनको रिकवरी भी करना है, उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। और अगर आप इस सेक्शन की बात करेंगे वर्कलोड की, तो गारंटी है आप बैंक को किसी भी जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते आज की डेट में। दे आर हैवली ओवरबर्डन, और कोई भी आएगा आपको सुना के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना काम रहेगा कि आप डेफिनेटली पेंडिंग में जाएगा और आपको सुनना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए भी इंश्योरेंस की जॉब आज की डेट में काफ़ी बेटर है बैंकिंग की जॉब से। आपने तीनों सेक्शन देख लिए, ग्रोथ का और सैलरी का और वर्कलोड का। तीनों में अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ग्रोथ में ज़रूर मार खाएगा, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है। आप ग्रोथ क्या, आप मैंने बताया ना, स्केल 1 और स्केल 3 की सैलरी अगर बराबर है तो कितना ग्रोथ में जाओगे आप, है ना। आप NICL में स्केल 2 भी रहोगे तब भी आपकी स्केल 4 के बराबर सैलरी रहेगी बैंक पीओ की। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें मात खाता है। तो तीनों सेक्शंस में ही, वर्कलोड हुआ, सैलरी हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, तीनों में ही जब इंश्योरेंस कंपनी जीत रही है तो मुझे लगता है कि NICL का है ना, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो जॉब की सर्च कर रहे हैं। और कंपेयर टू IBPS PO और MT, दिस जॉब इज़ फार बेटर देन द IBPS PO जॉब, है ना। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि कम सीट्स हैं। आप इसकी तैयारी करिए, एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए और डेफिनेटली आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी मैथ में, रीजनिंग में, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। और ये बढ़िया जॉब है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे इस जॉब को पाने के बाद। बैंकिंग में तो अक्सर लोग रिग्रेट करने लगते हैं, और बैंकिंग में जो जॉब छोड़ने का रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बावजूद भी अगर आप इसको निकालते हैं तो ये IBPS PO के कंपेयर में काफ़ी अच्छी रहेगी। और आपको एक बात जानकारी और दे दें कि हमारा जो AC का कोर्स चल रहा है डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस फॉर्म में। 2 सितंबर लास्ट डेट है उसकी। ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, आप इनको परचेज़ कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, या फिर आप इसको एज अ बंडल परचेज़ कर सकते हो। बंडल परचेज़ करते हैं तो फ़ायदा रहता है, नीचे लिखा हुआ है कैसे परचेज़ करना है। ये स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो, नहीं तो आप UPI ऐप के थ्रू पेमेंट करिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, एंड अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ द पेमेंट वी विल सेंड यू द PDF। और कोई भी इशू हो, अगर आपको किसी से भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, एंड वी विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू।